ओके, पहला प्रश्न हिमालय के संबंध में है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। हिमालय से निकलने वाली नदियां है वो आपकी सतत वाहिनी है कि हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है वो निरंतर चलती है, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है। एक सीमा के बाद में बर्फ जमा हुआ रहता है हिमालय में, तो सीधी सी बात है उन पहाड़ियों से नदियां जब निकलती है तो ये आपके क्या हो जाती है, सीधा सा राइट आंसर है कि पहला ऑप्शन सही है। हिमालय अपने वर्षा का अधिकांश भाग है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। बिल्कुल हिमालय से टकरा करके अधिकांशतः पंजाब हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपके वर्षा होने लगती है, अधिकांशतः वर्षा वहां पर होती है। तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो ये कथन आर है वो इसकी व्याख्या नहीं है, बाकी दोनों कथन आपके क्या है, सही है। आगे देखिएगा, उत्तर भारत के अंदर जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान है उसको क्या कहा जाता है। हिमालय जो आप हिमालय का वर्गीकरण जब आप देखते हो तो उस वर्गीकरण के अंदर जो गंगा के मैदान का ऊपर वाला भाग है, गंगा के मैदान का जो ऊपर वाला भाग है उसके अंदर जो हम कहते हैं, जो यहां पर जो गंगा के मैदान के उत्तर वाला भाग जो हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भाबर कहेंगे। क्या कहेंगे, भाबर। वैसे 4 शब्दावली है, बहुत आसान शब्दों में समझा देता हूं, बार बार एग्जाम में आती है और सीईटी स्नातक के अंदर तो बार बार ये प्रश्न पूछा गया था। मैंने तुम लोगों को कहा भी था, मैंने कहा भाबर है, खादर है, भाबर है, तरई है, खाद। देखो ये चीज जो समझना इस बार, ये एक हो गया आपका भाबर हो गया, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। भाबर हो गया, उसके बाद में आपका तरई हो गया, उसके बाद में आपका बांगर हो गया। ये शब्दावली कल वाले पेपर में स्टेनो वाले में भी देखने को मिलेगी और सीईटी 12th वाले पेपर में भी आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये है आपके खादर। देखो कुछ नहीं है, जैसे गुरुजी भाटा है, नहीं भाटा मतलब पत्थर, तो पत्थर वाला जो क्षेत्र है, पत्थर है, कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर वाला जो आपका जमीन है जहां पर नदी है वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और उसमें हिमालय के नीचे वाला जो भाग है, शिवालिक के वाला और गंगा के मैदान वाला, वहां नदी लुप्त हो जाती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, भाबर क्षेत्र है। तराई जहां पर नदी वापस पुनः प्रकट होती है, वो तर क्षेत्र, नदी वापस से जमीन पर दिखने लगती है, वो तराई है। बांगर ये क्या है और खादर क्या है, ये पुरानी बाढ़ के मैदान है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और खादर है वो नवीन बाढ़ युक्त क्षेत्र होते हैं, नए होते हैं और बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, बाढ़ वाले क्षेत्र, मतलब यहां पर तो बाढ़ आती है खादर में तो। और बांगर ऊंचा चबूतरा होता है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो पुरानी मिट्टी तो आपकी बांगर कहलाएगी, खादर, खाद मतलब नई। समझ में आ गया सबको, हाँ, ओके ओके, चलो ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, बैक टू बैक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर बाबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि कुमाऊं हिमालय, हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसमें आपका कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय जो ये आपका दिया गया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो आज ओके, जॉब लगवा दो सर। बेटा रोज रोज पढ़ाई करेगा तो जॉब लग जाएगी, आराम से लग जाएगी। अब देखो मैंने स्टेनोग्राफर लिखा, लेकिन सीईटी वाले इतने नादान बालक है, उनको ये तक समझ में नहीं आया कि सर ने स्टेनो लिखा है, सीईटी लिखा है तो ज्योग्राफी। अब सिर्फ सीईटी लिखता तो यही 1500 लाइव आते, स्टेनो सीईटी दोनों लिखा, आधे तो समझ ही नहीं पाए क्या पढ़ा रहे क्या। बेटा इंडियन ज्योग्राफी तेरे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेनो में भी पूछे जाएंगे, इसीलिए तो कहता हूं अपने आप को भीड़ से अलग करो, ठीक है। समझना चाहिए गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझना चाहिए ना गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। तो परमानेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम लोगों के लिए और भी क्लासें लगाने वाला हूं। क्या करूं मैं इन राजस्थान की, मेरे बाहर छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बालक भाई बहनों का। तो कुमाऊं हिमालय है वो आपका सतलज और काली नदी वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया, सतलज और काली के बीच का है वो कुमाऊं हिमालय। वैसे एक पीडीएफ अभी टेलीग्राम में शेयर करूंगा डिटेल में, क्योंकि कल स्टेनो वाले बच्चों का पेपर है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा इस पीडीएफ के अंदर। 200 क्वेश्चन की पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे भेज रहा हूं, उसमें ये प्रश्न और इसके अलावा भी जितने प्रश्न हैं वो सब मिल जाएंगे। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से लेकर के आपका साउथ से लेकर के नॉर्थ की ओर, सबसे साउथ पूछा गया है, सबसे दक्षिण में हिमालय कौन सा है। सबसे दक्षिण में जो सबसे नया हिमालय है वो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद में आता है लघु हिमालय, लघु हिमालय आता है आपका, उप हिमालय आता है, हिमाचल हिमालय आता है, फिर महान हिमालय आता है या वृहत हिमालय आता है, और उसके बाद में तिब्बत हिमालय आता है, या उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का 4 वर्गीकरण है। सबसे नीचे तो कौन सा है, शिवालिक, शिवालिक सबसे नया है। उसके बाद में सबसे पुराना कौन सा है, तिब्बत है। तो इस तरह से याद रखना है, सबसे साउथ में गंगा के मैदान के जस्ट ऊपर।
आगे देखिएगा, वैसे मैप से भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पूर्व वाली क्लास देख लेना, अभी मैं थोड़ा स्टेनो का पेपर है इस वजह से। वैसे 500 इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन सीईटी वाले बच्चों के लिए अलग से कराऊंगा। कितने? 500 क्वेश्चन। मोगेम्बो खुश हुआ तो सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को। 500 क्वेश्चन और करूंगा इंडियन ज्योग्राफी के मेरे सभी सीईटी वाले बालक बालिकाओं के लिए, ठीक है भाई? ओके, ये इमरजेंसी क्लास है और ये क्वेश्चन सीईटी स्नातक की पारियों में बार बार पूछा गया था। हिमालय के किस भाग के अंदर आपके करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय है, वहां पर आपके करेवा भू आकृति पाई जाती है, जो मिट्टी वो जो आपके केसर के लिए आपके विशेष रूप से उपयोगी होती है, आपके जहां पर किसकी खेती होती है? केसर की खेती के लिए जानी जाती है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनई मुड्डी है। और किसका मुंडा, किसका मुंह? अनई मुड्डी। अनई मुड्डी है वो 2695 मीटर ऊंची है, 2695 मीटर ऊंची है। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर है। कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई की पहाड़ियां अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है और अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर स्थित ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण की। और दक्षिण की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात आती है तो वो दोदा बेटा है। दोदा बेटा क्या है? ये सेकंड सबसे ऊंची, साउथ की सेकंड सबसे ऊंची जो चोटी हो जाती है वह कौन सी है? दोदा बेटा है। और सीधे सीधे प्रश्न है ना? हाँ, ओके, शाबाश। तो इस तरह से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनई मुड्डी है वो साउथ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। कार्डमम की पहाड़ियां जिन्हें हम कहते हैं आपकी इलायची की पहाड़ियां, क्या कहते हैं? इन्हीं को ही कहते हैं आपके इलायची की पहाड़ियां। कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहते हैं। इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिण के अंदर, साउथ के अंदर पाई जाती है। हम बात करें सबसे दक्षिण के अंदर पाई जाती है कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां, यहां पाई जाती है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पाई जाती है। केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है, याद रखिएगा। केरल और तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। सीधा सीधा प्रश्न आएगा। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि सेवरॉय की पहाड़ी कहां पाई जाती है? वो तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आगे, सेवरॉय की पहाड़ी कहां पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित पूछा गया है। ये तमिलनाडु की हैं। जितनी भी पहाड़ियां हैं इनमें ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है कि सेवरॉय की पहाड़ी कहां है? सलेम जिला, तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा जिला हो जाता है? सलेम जिला हो जाता है और ये आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है। आगे देखिएगा, आपका धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश के अंदर आपके धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा, फिर विंध्याचल हम देखते हैं, वहां नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है, आप सबको पता है। तो धूपगढ़ है वो आपकी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। इसका नाम क्या है? आपका धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी चोटी कहां पर स्थित है? वैसे नंदा देवी की बात करें तो भारत की चौथी सबसे ऊंची है। भारत की फोर्थ सबसे ऊंची चोटी है वो आपके उसका नाम क्या हो जाता है? नंदा देवी हो जाता है। नंदा देवी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। शेयर कर दो सभी बच्चे। ये सीईटी 12th वाले नादान जो पंची है ना कि अरे गुरुजी थंबनेल में तो 12th को नहीं लिखे तो मैं आऊं कौन? बेटा ये तेरे ही काम की चीज है, ठीक है, इसलिए कहता हूं शेयर वेयर कर दिया करो। हाँ जी, एमपी सतपुड़ा। नंदा देवी असम हिमालय में है, गढ़वाल में है, नेपाल में है कि या आपके किस में स्थित है? नंदा देवी की हम बात करें तो ये गढ़वाल हिमालय का भाग हो जाता है। किसके? आपके गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर आपका स्थित है। उत्तराखंड की है ना। 8000 ये आपके बात करें तो आपके इसकी जो ऊंचाई है वो आपके 7817 मीटर ऊंची हो जाती है। भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। पालघाट जो दर्रा है, देखो दर्रों का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पालघाट निम्नलिखित में से किसके बीच में है? पालघाट की बात करें तो साउथ के अंदर आपके नीलगिरी और जो आपके अन्नामलई, ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी और अन्नामलई की पहाड़ियों के बीच में। नीलगिरी और अन्नामलई के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलई की बात करें तो साउथ के अंदर यहां पर हो जाती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां और यहां हो जाती है अन्नामलई। तो यहां बीच में जो आपका पालघाट का दर्रा है और जो केरल के अंदर स्थित है, कहां पर स्थित है? पालघाट का दर्रा है जो आपके कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। तो पालघाट दर्रा केरल में हो जाता है और नीलगिरी और अन्नामलई की जो साउथ की पहाड़ियां हैं उनके बीच में स्थित हो जाता है। ये नीलगिरी है और नीचे अन्नामलई है, उनके बीच में। चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर ये कहां स्थित है? देखो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वो आपके केदारनाथ मंदिर के नॉर्थ में स्थित है। विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर का भी पूछा जाता है जो लद्दाख में स्थित है, जहां पर विश्व का सबसे ऊंचा
युद्ध स्थल स्थित है जहां पर आर्मी तैनात है इंडिया की, और बर्फबारी के अंदर सेना के जवान वहां पर क्या करते हैं, गश्त करते हैं। हाँ जी, ओके ओके, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। देखो तट वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश और ये रहा तमिलनाडु, इसका जो तट है वो कोरोमंडल तट है। कौन सा है, कोरोमंडल। इससे तो हम कहेंगे कोरोमंडल, इसे कोरोमंडल कहेंगे। और आपके यहां से लेकर के ओडिशा तक वाला है, इसे कहेंगे उत्तरी सरकार। क्या कहेंगे इसे कहेंगे उत्तरी सरकार तट कहेंगे। और केरल वाला जो तट है ना, इसको कहेंगे आपके मालाबार तट। केरल वाला तट है उसे कहेंगे मालाबार तट कहेंगे। बीच वाला कोंकण तट हो जाता है, कोंकण तट यहां पर है महाराष्ट्र वाला, और फिर कन्नड़ तट आ जाता है, ये याद रखिए। गुजरात वाला हो जाता है। अलग अलग तटों के नाम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लखनौरा लाडा याद को नहीं रखो, ठीक है, सीधी सीधी बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, श्री हरिकोटा द्वीप कहां पर है। देखो श्री हरिकोटा द्वीप वाला जो प्रश्न है, ये पुलिकट झील के समीप आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर पुलिकट झील आपके स्थित है। वहीं पर उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है, यहां से उपग्रहों को छोड़ा जाता है कि भाई उपग्रह छोड़ा तो किसी के माथे न गिर जाए, जाकर कहां गिरेगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरेगा। तो सीधी सी बात है, वो उसी दिशा में जो पृथ्वी घूमती है तो वो आगे जब जाता है तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगा, और सफल हो गया तो ठीक, और फेल हो गया तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस वजह से यहां पर पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश, वहां पर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन केंद्र भी कहां पर है, यहीं पर स्थित हो जाता है। बैरन द्वीप की बात करें, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आपके कहां पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के अंदर, और बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर स्थित है आपका बैरन। और बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना, एकमात्र, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। हालांकि वो खत्म नहीं हुआ है, कभी भी फट सकता है, एकमात्र सक्रिय है। इसके साथ साथ एक प्रश्न आता है आपका, नारकोंडम क्या है। एक बार शेयर कर दो रे सभी बच्चे। एक बार प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में कि नारकोंडम क्या है। सभी बच्चे आ जाओ फटाफट फटाफट, शाबाश। नारकोंडम क्या है, तो नारकोंडम भी एक आपका ज्वालामुखी है जो सुषुप्त अवस्था में, नारकोंडम। नारकोंडम ये ज्वालामुखी भी आपका कहां हो जाता है, नारकोंडम ज्वालामुखी, यह भी आपका कहां पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद हो गया, ओके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिएगा, फटाफट फटाफट एक बार शेयर करो रे सभी साथी फटाफट। हाँ जी आगे देखिए, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें, अंडमान और अंडमान को निकोबार से। भाई अंडमान को निकोबार से अलग करता है वो 10 डिग्री है। ये रहा आपका अंडमान द्वीप, और थोड़ा सा नीचे ये अंडमान हो गया और ये निकोबार हो गया। इसके बीच में जो चैनल है ना वो 10 डिग्री है। कौन सा है, 10 डिग्री। ऐसे कैसे 8 डिग्री भी है, ऐसे कैसे 9 डिग्री भी है ना। 8 डिग्री भी है, 9 डिग्री भी है, 10 डिग्री भी है। 8 डिग्री किसको अलग करता है, 8 डिग्री की बात करें मालदीव, जो मालदीव देश है ना उसको मिनिकॉय से अलग करता है। और 9 डिग्री की बात करें तो ये 9 डिग्री है आपको किसको अलग करता है, 9 डिग्री लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप के अंदर जो आपके लक्षद्वीप के द्वीपों को अलग करता है। तो ये अच्छा प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाता है। नेक्स्ट अगला, हाँ पटवार बैच शुरू हो चुका है 1 अक्टूबर से ही, है ना। जब भी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से बैच में एडमिशन लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिकॉर्डेड कक्षाएं, देखो लाइव चलता है बैच, रोजाना लाइव कक्षाएं होती है मेरी सुबह 10 से 12 के बीच में। बाकी सभी गुरुजन का जो शेड्यूल है वो ऐप के अंदर अपलोड किया हुआ है, देख लो किसकी क्लास किस समय होती है। और A1 फैकल्टी, राजस्थान की नंबर 1 फैकल्टी इस बैच में पढ़ा रही। एग्जाम अभी डेट फिक्स नहीं, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि मई 2025 के बाद में, मई 2025 के बाद में पेपर होगा। गुरुजी पचे पढ़ोगे ना तो 75% नहीं बढ़ेंगे, यहाँ 75% चाहिए, यानी कि कम से कम 225 प्लस नंबर ये आने चाहिए, तभी पटवार में बेड़ा पार है, वरना जय श्रिया राम है। आगे आ जाओ, तो आगे देखो, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना था। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, और पद्मा प्लस मेघ जो आपके मेघना किसको कहेंगे, पद्मा प्लस ब्रह्मपुत्र हो जाती है, पद्मा प्लस ब्रह्मपुत्र, तब इसको क्या कहेंगे, मेघना नाम से जाना जाएगा। तो बांग्लादेश के अंदर भारत की नदियों के नाम बदल जाते हैं वहां जाते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, ठीक है।
ओके, ये याद रखने लायक चीज है जो एग्जाम में पूछी जाएगी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आगे देखो, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आपका भागीरथी और अलकनंदा, ए फॉर अलकनंदा, बी फॉर भागीरथी, इनका जो मिलन होता है वो डी में होता है। कहां पर होता है? डी। डी मतलब देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये दो धाराएं आपस में मिलती है, ये गंगा के ही प्रारंभिक नाम है। ये कहां पर है गुरुजी? उत्तराखंड के अंदर, देवप्रयाग के अंदर गंगा की दो धाराएं अलकनंदा और भागीरथी, ए और बी मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? डी बनाती हैं। याद रखिएगा, कहां मिलती है? डी में, गढ़वाल के अंदर, उत्तराखंड के देवप्रयाग जो धार्मिक स्थान है वहां पर। इनमें से कौन सी नदी आपकी यमुना की सहायक नहीं है? देखो, यमुना की सहायक नदियां कौन सी नहीं है? दिए गए ऑप्शन के अंदर ये सोन है ना, ये गंगा की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। केन, बेतवा, चंबल, यमुना की बात करें तो इस यमुना के अंदर आपके चंबल है, केन है, बेतवा है, तीनों मिलती है। यानी कि चंबल हो गई, आपकी केन हो गई और बेतवा, इस तरह से यहां पर बात करें तीनों नदियां जाके किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। और यमुना आगे जाकर किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो सीधी सी बात है, गंगा की शायद होगी यमुना। ये आपको याद रखना, यहां पर जो आपकी तीनों नदियां हैं ना, सोन किसकी है? गंगा की सहायक है। थोड़ा याद रखो, केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपका भ्रंश घाटी? ये प्रश्न तो बार बार पूछा गया है और एग्जाम में निश्चित रूप से बार बार पूछा जाता है कि भ्रंश घाटियों से होकर कौन सी नदी बहती है। अब भ्रंश घाटी का मतलब क्या हुआ सर? देखो, इंडिया के मैप के अंदर आप बीच में देखो, आपका ऊपर है विंध्याचल, ऊपर है विंध्याचल, नीचे है आपका सतपुड़ा, और इनके बीच में हम बात करें नर्मदा और ताप्ती नदी की बात करें, अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो ये आपकी ताप्ती नदी होगी। एक आपकी नर्मदा नदी होगी, ताप्ती और दूसरी आपकी होगी नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा दोनों ही कहां गिरती है? दोनों आपके अरब सागर में गिरती है। दोनों ही कहां गिरती है? दोनों ही आपके अरब सागर में गिरती है। और ये भ्रंश घाटी, यानी बीच में यूं खाई हुए ने, खाई के मायने है समझो इस चीज को। हाँ, ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। 500 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के अलग से डिटेल क्लास कराऊंगा। आज वाली क्लास फटाफट कराऊंगा, कारण इसके पीछे ये है, कल स्टेनो का पेपर है सुबह, इस वजह से। और डिटेल व्याख्या वाली 200 क्वेश्चन की क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ठीक है? ओके। चलो नेक्स्ट। अगला, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? देखो, ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, गर्मियों का जो मानसून है, वो दक्षिण पश्चिम से आपका उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। कारण ये है कि ये जो मानसून है, ऐसे देखो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार डायरेक्शन रहती है। इसकी 3 शाखाएं, एक तो आपके मध्य भारत के अंदर आ जाती है, एक आपके यहां टकरा जाती है, और एक हिमालय के पास जाकर के वर्षा करती है। तो बंगाल की खाड़ी मतलब बात करें, व्यापारिक हवाएं जो आपके नीचे हिंद महासागर से गर्मियों के टाइम में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। कहां पर? भारत के ऊपर, भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर। जब निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी। ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के चालो रहे, जिमने अटकाई है, जिमने यहां पर खाना है, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर कहां बनेगा? गर्मियों में भारत के ऊपर बनता है। और लो प्रेशर कब बनता है? जब तापमान बहुत ज्यादा होता है उस समय। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व होता है इसकी डायरेक्शन, ग्रीष्मकालीन मानसून की डायरेक्शन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करें यहां पर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर है वो मरुस्थल में पाया जाता है। कारण यह है कि सर्वाधिक और न्यूनतम के बीच का जो अंतर होता है, सर्वाधिक और न्यूनतम के बीच का जो अंतर होता है, उसी को ही क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। कि सुबह दिन में तो भयंकर इतनी गर्मी पड़ती है, भले पापड़ सेको, कहने की बात है, और रात में मरुस्थल बहुत ठंडा हो जाता है। तापांतर है वो आपके राजस्थान के अंदर ही पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु के अंदर मानसून कौन से महीने में बारिश होती है? तमिलनाडु में सूखा रह जाता है बेचारा, तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है गर्मियों के टाइम में या मानसून के अंदर। मानसूनी हवाएं एक यहां शाखा आएगी, दूसरी शाखा मध्य भारत के अंदर, मानसून की तीसरी शाखा आपकी हिमालय से टकरा के बारिश करेगी।
अब ये जो मानसूनी हवाएं जो ऊपर चली गई है, ये हवाएं वापस लौटते टाइम में बंगाल की खाड़ी से वर्षा जल ग्रहण करके आपके तमिलनाडु में बारिश करती है। तो लौटता हुआ मानसून है आपके नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके कहां बारिश करता है? तमिलनाडु तट पे वर्षा करता है। समझने की बात है, बहुत आसान है, एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे, है ना। तमिलनाडु तट पर बारिश करता है। आगे देखो नेक्स्ट, ITCZ के बारे में प्रश्न पूछा गया। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ITCZ क्या होता है? एक वायुदाब की पेटी है। कैसी वायुदाब की? निम्न वायुदाब की। ये क्या है कि यहां पर रहता है 0 डिग्री पर, है ना, 0 डिग्री। और 23.5 डिग्री कहां पर है? इंडिया के ऊपर। कर्क रेखा आप सबको पता है, कर्क रेखा यहां से निकलती है। तो सीधी सी बात है भाई कि यहां पर ये निम्न दाब का क्षेत्र है, ITCZ आपके यहां पर होता है। गर्मियों में ये ITCZ खिसक करके कहां आ जाता है? इंडिया के ऊपर आ जाता है। और इंडिया के ऊपर जब आ जाता है तो यहां पर बन जाता है निम्न दाब। कौन सा बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। और जब लो प्रेशर बन जाता है ना, लो प्रेशर बन जाता है तो आपके हिंद महासागर की हवाएं चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां हाई प्रेशर बनता है और यहां बनता है लो प्रेशर। निम्न दाब, उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की ओर चलती है। तो ITCZ है वो सूर्य की स्थिति के अनुसार गर्मियों के टाइम में कहां पहुंच जाता है? भारत के ऊपर हो जाता है। इस वजह से भारत में क्या होती है? बारिश होती है, मानसून आता है। बहुत आसान भाषा में किताबों में कोई नहीं मिलेला, इसीलिए तो तुम मेरे पास पढ़ने आते हो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ITCZ कहां होता है? भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर चुपचाप बैठा रहता है। गर्मियों के टाइम में भाग करके उत्तर की ओर आ जाता है। फिर मानसून जब जाता है, सर्दियां आती है, तब ये वापस कहां चला जाता है? 0 डिग्री। मतलब लो प्रेशर पहले गर्मियों के टाइम में यहां बनता है ये ITCZ, और फिर वापस मानसून लौटता है, उस समय नीचे चला जाता है। आई बात समझ में ना? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर याद रखिएगा अगला क्वेश्चन, कोपेन ने भारत के जो विशाल मैदान, देखो विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मैदानी क्षेत्र की जलवायु आपके CWG प्रकार की बताई। कौन सी बताई? CWG प्रकार की बताई। मैदानी क्षेत्र के अंदर भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा वर्षा भारत के अंदर है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। सबसे ज्यादा मानसून के टाइम में ही वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा वो होती है जो आपके संवहनीय होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। संवहन मतलब कंडेंसेशन, जो आपके गर्म हवा जो है पानी है वो गर्म होकर के भाप बन के ऊपर उठता है, फिर बारिश होती है। और पर्वतीय वर्षा वो होती है जहां पर्वतों के सारे हवाएं ऊपर उठती है, ठंडी होकर बारिश करती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये आपको यहां पर याद रखना है। ओके, सर्वाधिक वर्षा इससे। उत्तरी पूर्वी मानसून की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? नॉर्थ, उत्तरी पूर्वी मानसून। देखो उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो आप सबको पता है कि जो मानसून है जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व से वापस जब लौटता है, लौटता हुआ मानसून आपके तमिलनाडु में बारिश करता है। लौटता हुआ मानसून आपके कहां बारिश करेगा? तमिलनाडु तट पर बारिश करेगा। भारत के जो आपके मैदान है, उन मैदानों के अंदर सर्दियों के अंदर बारिश होती है। और सर्दियों की बारिश पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिसको उत्तरी राजस्थान के राजस्थान वगैरह के अंदर या उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर मावट की वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट की वर्षा। और उसकी वजह से आपके गेहूं वगैरह की खेती वगैरह अच्छी होती है। अगला, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्ष है? जो ज्वालामुखी वाली, जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो मलबा बाहर निकले और उसके जमाव की वजह से जो आपकी चट्टानें बनी और उनके अपर्दन की वजह से जो मिट्टी बनती है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? उस मिट्टी को क्या कहते हैं? बेसाल्ट लावा की बेसाल्ट लावा उसको कहते हैं। और बेसाल्ट लावा के यहां पर पूछा गया कौन सी मिट्टी इससे बनती है? जो आपकी रेगुर मिट्टी है, काली मिट्टी है, कपासी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ये आपकी इसी से ही बनती है। और कपास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहां पर पाई जाती है ना। ये कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्र, इनमें पाई जाती है। रेगुर मिट्टी किसके लिए है? आपके काली मिट्टी के लिए रेगुर मिट्टी का इस्तेमाल। स्वतः कृषि, सेल्फ प्लग्ड, जो आपकी अपने आप जुत जाए, क्योंकि गीली होने के बाद में जब सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है और अपने आप ऐसा लगता है कि जैसे इसको जोता गया हो। ये कौन सी है? कपास वाली काली मिट्टी के लिए ये कहा गया है। कपास वाली काली मिट्टी के लिए कहा गया है। आगे याद रखिएगा। नेक्स्ट, लावा मिट्टी।
अगला प्रश्न पूछा गया है आपके लावा मिट्टी से संबंधित प्रश्न है। लावा मिट्टी पाई जाती है, लावा मिट्टी मालवा के पठार के अंदर मालवा प्लेट्यू में पाई जाती है। मालवा प्लेट्यू की बात करें, हाँ जी 500 क्वेश्चन अलग से कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मालवा प्लेट्यू यहां पाई जाती है लावा मिट्टी। आपका देखिएगा नेक्स्ट, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। नमी को कौन रोक कर रखती है? अगर गीली हो जाए तो बाद में सूखती कम है, जल्दी नहीं सूखती है, वो कौन सी मिट्टी है? कमेंट भी करते रहो साथ साथ में। बुक पढ़ ले बेटा, बुक तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। कल सुबह पेपर है, बढ़िया देके आना है, 9 से 12 पेपर है और शानदार तरीके से। फिर दोपहर वाला पेपर भी हिंदी इंग्लिश वाला बढ़िया दे करके आना, ठीक है। तो नमी वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, नमी रोक करके रखती है, वो आपकी कौन सी हो गई? काली मिट्टी की विशेषता हो जाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप है वो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है? लोहे की अतिरेक यानी ज्यादा होने के कारण उपजाऊपन उसका कम होता जा रहा है, वह कौन सी मिट्टी हो जाती है? आपकी ये जो मिट्टी हो जाती है उस मिट्टी का नाम है लैटेराइट मिट्टी है, वो आपका होगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी है, जो मैदानी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। वो भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी भी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ओके, 12th में पढ़ना है। हाँ, कोई भी कमेंट है बेटा व्हाट्सएप पर, ठीक है। ओके ओके, चलो कमेंट नहीं बेटा, फालतू बातें नहीं, पढ़े पे ध्यान दो। कौन सा सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा हो जाता है? ये आपका कछारी मिट्टी कहो या आपका जलोढ़ मिट्टी कहो, यही सबसे बड़ा वर्ग होता है। नेक्स्ट, गंगा के मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो बांगर कहेंगे, और नई जो मिट्टी है ये आपकी गंगा के मैदान के अंदर क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। भाबर वो है जहां पर कंकड़ पत्थर होते हैं। भाबर में क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर वाला इलाका होता है, और कंकड़ पत्थर वाले इलाके में जब नदी चलती है ना, तो उन कंकड़ पत्थर के नीचे से होकर चलती है, तो वो भाबर कहलाता है। तराई जहां नदी कंकड़ पत्थर खत्म हो जाता है, नदी जमीन पर वापस चलने लग जाती है, ये शिवालिक हिमालय के समानांतर पट्टियां पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल धारण क्षमता किसकी सबसे कम होती है? यहां पर अगला क्वेश्चन आपकी, जल धारण क्षमता सबसे कम किसकी होती है? बलुई दोमट की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। बालू मतलब जिसमें थोड़े से कंकड़ का प्रभाव होता है, कंकड़ होते हैं जिसमें। बाकी दोमट और मटियार दोमट और दोमट, तीनों में से सबसे कम है, इसमें पानी रुकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका पश्चिमी हिमालय के संदर्भ में। पश्चिमी हिमालय के अंदर आपका पश्चिमी हिमालय में संसाधन प्रदेश है। हिमालय क्षेत्र के अंदर जो आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है ना, ये वाला जो एक इलाका है, यहां पर संसाधन सबसे ज्यादा कौन से? वन संसाधन है। यहां धातु वगैरह नहीं पाया जाता है। धातु वगैरह के बारे में अभी और अलग से टॉपिक है आपके सिलेबस में, जब वो क्वेश्चन आएगा उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है वो वाला बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, जंगल की आग किसे कहते हैं? जैसे पलास का पेड़ होता है ना, उसे जंगल की आग कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलास का पेड़, ये पलास का पेड़ है, वो एकदम ऑरेंज कलर का होता है। दूर से देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे जंगल में आग लगी हुई है, और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और इसे कहेंगे जंगल की आग कहेंगे। अच्छा प्रश्न है आपके वन वाला टॉपिक सिलेबस में, उससे लिया गया प्रश्न है ना पलास। पलास के बाद में देखिएगा आपका किस राज्य में वनों का वर्गीकरण है? वो अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया गया। अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन वह किसके हैं? आपके मध्य प्रदेश के अंदर अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के अंदर आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहां पाए जाएंगे? आपके असम और केरल के इलाके के अंदर वनों का जो प्रकार है वो आपके कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय। तो ये आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ना। हाँ जी, ओके ओके। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, खैर, आपका खैर का जो पेड़ होता है ना, खैर का पेड़, ये खैर का पेड़ है वह आपके उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रकार है। और खैर के पेड़ जैसे बात करें कत्था किससे तैयार किया जाता है, सीईटी में प्रश्न पूछा गया था, है ना। ये अच्छे अच्छे प्रश्न है जो वैज्ञानिक वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो खैर के पेड़ है वो उपोष्ण कटिबंधीय वन कहलाता है। सुंदरबन वाला बहुत अच्छा प्रश्न है, सुंदरबन किस प्रकार के वन है? सुंदरबन बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर है ना, ज्वारीय वन होते हैं। कहां पर? ज्वारीय वन, पश्चिमी बंगाल, और ये आपके होते हैं ज्वारीय वन, तटीय वन आपके बंगाल की खाड़ी और डेल्टाई क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं।
आगे देखो, पश्चिमी हिमालय की जो शीतोष्ण पेटी है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ है वो बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है? पश्चिमी हिमालय, इधर जी बात कर रहे हैं, नहीं ना कि पूर्वोत्तर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी कि आपका टेम्परेट जोन के अंदर कौन से एक पेड़ की बहुलता पाई जाती है? तो ये देवदार के पेड़ है वो आपके उत्तराखंड वगैरह यहां पर ज्यादा पाया जाता है, हिमाचल वगैरह। नाथ्रा की पाल, ये जो आपका एक खनन क्षेत्र है, नाथ्रा की पाल राजस्थान के अंदर ही है। नाथ्रा की पाल की बात करें कौन से खनिज के लिए जाना, नाथ्रा की पाल की बात करें किसके लिए जाना जाएगा? बताओ, नाथ्रा की पाल है वो आपके किसके लिए जाना जाएगा? नाथ्रा की पाल के लिए बात करें, नाथ्रा की पाल है लो अयस्क के लिए ना। नाथ्रा की पाल हो गया, थूर हुंडेर हो गया, कौन सा हो गया? नाथ्रा की पाल, और एक आपका हो गया थूर हुंडेर। थूर हुंडेर और नाथ्रा की पाल ये आपका उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में लौह अयस्क निम्न में से कौन से क्रम की शैलों में पाया जाता है? एक खनिज वाले टॉपिक में जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वह कौन सा है भाई? खनिज वाले टॉपिक में यह पूछा जाता है कि लोहा कहां पाया जाता है? लोहा और लोहे की होता है गुरुजी धार बहुत तेज होती है, तो सीधी सी बात है यहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती है, वहां पर क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। तो ये कई सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। धार किसकी तेज होती है गुरुजी? लोहे की धार तेज है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंदर आपके क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बेलाडीला की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है बेलाडीला की खान। कौन सी खान है? बेलाडीला। और बेलाडीला किससे संबंधित है? लौह अयस्क की खान है। खनिज वाले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि उस पे संबंधित जो खान है वो कौन से स्टेट के अंदर है और खान का नाम तुम बता दो। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, भारत के अंदर आपका लौह अयस्क के संबंधित आपका सर्वाधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट का प्रकार है वो सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोराइट, लिमोनाइट, इनमें जो हेमेटाइट प्रकार का लोहा है वो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं। सिंहभूम की बात हो रही है तो सिंहभूम आपका ये सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है। सिंहभूम आपके लौह अयस्क से संबंधित है, आपके झारखंड साइड इस सेक्टर के अंदर, याद रखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। मलाज खंड, मलाज खंड है वो आपका तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मलाज खंड का संबंध किस खनिज से है?